हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो किया था नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1, जिसमें कि हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट इंडिया पे था वो जाना था, और दूसरा गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद, इनके बारे में बात किया था, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों सत्याग्रह की मतलब अगर चंपारण है तो ये कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। इसी तरह खेड़ा, ये गुजरात, अहमदाबाद ये गुजरात में है, और ये कब हुआ है और इसका मेन पर्पस क्या था, तो वो लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो उसके बाद का पार्ट है, मीन्स कि उसके आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आज हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग खिलाफत मूवमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और खिलाफत के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर बच्चा क्लास 10th आईसीएससी का है तो उसके लिए भी जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमको जानना है रॉलेट एक्ट। देखिए 1919 में एक जो कमीशन था रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया। उसके रॉलेट एक्ट के जो कमीशन थे मिस्टर रॉलेट थे, ठीक है। इन्होंने जो एक्ट पास किया था उस एक्ट के तहत जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी जिसके थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था उसको रोकना उनका मेन मोटिव था। तो जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकना होता है, मेन मोटिव होता है कि पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटीज हो रही है उसे अगर हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से इनको कमजोर बनाया जाए। तो रॉलेट एक्ट के तहत जो सबसे पहला इनका जो प्रोविजन था, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक है, अगर इसके बारे में आपको पॉइंट लिखना है तो सबसे पहला रॉलेट एक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। इट वॉज मेड टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट है रिप्रेस, मतलब पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रिप्रेस करना, रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो पहला पॉइंट था रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। दूसरा देखिए, जब कोई एक्ट होता है तो बहुत जरूरी होता है कि वो जो भी वहां की मतलब इंस्टीट्यूट है, अपेक्स इंस्टीट्यूट, जैसे आज क्या है, कोई लॉ बनता है तो वो पार्लियामेंट से बनता है, लोकसभा राज्यसभा। तो उस समय जो लोकसभा राज्यसभा की जगह जो वहां पे इस समय पॉलिटिकल वो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो द रॉलेट एक्ट वाज पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट वाज पास इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और ये जो एक्ट पास हुआ था इसमें जो इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके राय मशवरा या उनसे डिस्कस नहीं किया गया था। इट वाज अगेंस्ट द इंडियन, मतलब जो ओपिनियन था, जो इंडियन ओपिनियन था उसके अगेंस्ट था। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे या पॉलिटिकल जो लीडर्स होंगे, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा फॉर 2 years, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को हम अरेस्ट कर सकते हैं, उनको डिटेन कर सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। और उनको ये नहीं बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो अगर आप सिविक्स पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो एक वर्ड आपने सुना होगा, हार्बियस कॉर्पस, हार्बियस कॉर्पस, ठीक है। हार्बियस कॉर्पस क्या होता है कि हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, और अगर डिटेन करते भी हैं तो हमको कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स का टॉपिक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो हार्बियस कॉर्पस है वो रॉलेट एक्ट में उसको कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा एक्ट, आपकी एक अथॉरिटी है हार्बियस कॉर्पस, जिससे कि अगर किसी भी तरह से आपको डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है तो उसके बारे में पुलिस को ये जरूर बताना होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों डिटेन किया जा रहा है। तो हार्बियस कॉर्पस उस समय क्या होता है,
रॉलेट एक्ट में सस्पेंड कर दिया था। और इसमें क्या एक और बहुत विशेष चीजें थी, फिफ्थ पॉइंट लिख देते हैं, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। मीन्स कि जो अरेस्ट हुआ है उसको वकील करने का कोई राइट नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता, मीन्स कि एडवोकेट से कोई लीगल हेल्प नहीं ले सकता है, उसको कोई दलील उसकी नहीं सुनी जाएगी। अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप सही हो गलत हो, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अरेस्ट करना है। और उसके बाद वो अपील भी नहीं कर सकता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट, आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हो किसी डिसीजन के लिए, तो वो भी आपको अपील की भी अथॉरिटी नहीं है। तो इस केस की एक खासियत थी, रॉलेट एक्ट की एक खासियत थी, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि देश में जो एक नेशनलिज्म, आपने लास्ट पढ़ा होगा, गांधी जी के आने के बाद नेशनलिज्म बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की कोशिश होती है या ब्रिटिशर्स की ये मंशा होती है कि इन चीजों को रोका जाए। ठीक है, रोकने के क्रम में ये रॉलेट एक्ट पास कराते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब नेशनलिज्म आ जाता है या लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि भाई हमें अब अपने देश के लिए कुछ करना है, ठीक है, और जब राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है तो ये चीजें रोक नहीं पाती हैं, बैरियर नहीं बनती हैं, ये जबकि उल्टा आग को और फैला देती है। लोगों को लगता है कि नहीं, अब हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसके लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। ठीक है, लीडर्स, ऑब्वियस बात है कि जब ये एक्ट बनाया गया था तो लीडर अरेस्ट होंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट होता है। गांधी जी भी रॉलेट प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह में कई जगह पे हिंसात्मक भी चीजें हो जाती हैं। हिंसात्मक चीजें मतलब वायलेंस। अब उसकी वजह से, जैसे आज क्या होता है कि कुछ भी होता है तो धारा 144 लगा दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह वहां क्या लगा दिया जाता है, वहां पे लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। ठीक है, तो यहां पे मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। ठीक है, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। अब मार्शल लॉ जब इम्पोज करेंगे आप, पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज है, मीन्स कि एक साथ बहुत सारे 4 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई गैदरिंग नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो जब मार्शल लॉ होता है तो इम्पोज, तो यहाँ पे जनरल माइकल ओ डायर है, माइकल ओ डायर, ये क्या हो जाते हैं, ये पावरफुल हो जाएंगे। जब मार्शल लॉ होगा तो जनरल, जो आर्मी पर्सनल हैं वो पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी पावर वहां पे चली जाएगी। तो इसी तरह बहुत से लोग थे। अमृतसर की अगर मैं बात कर लूं तो अमृतसर में एक बाग है या एक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, या यहाँ पे क्या हुआ था इसको हम समझते हैं। तो जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, अपने लीडर, उनके 2 प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनको रॉलेट के तहत क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, एक है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वही जो रॉलेट एक्ट मैंने बताया था, नो अपील, नो वकील एंड नो दलील, तो इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो इसके लिए एक वहां पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। बाकी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाख का मेला भी होता है। बैसाख, तो बैसाख जो है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बैसाख को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे और भी लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, महिलाएं होती हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं टू सेलिब्रेट द बैसाख। और कुछ लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं, मतलब वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा होता है। तो जो जलियांवाला बाग है, ठीक है, तो जलियांवाला बाग का एक एंट्रेंस गेट है, यहां से जनरल डायर अपने ट्रूप के साथ एंटर करते हैं, और ये जलियांवाला बाग पूरी तरह से क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 1000 से ज्यादा लोग जो हैं, 2000 के आसपास लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बैसाख, और कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं,
2 से 3 हज़ार लोग थे अराउंड, ठीक है। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जनरल डायर्स यहाँ से एंटर करते हैं गेट से अपने ट्रूप के साथ और यहाँ से घेर लेते हैं चीज़ों को, और ओपन फायर का ये ऐलान कर देते हैं कि भाई ओपन फायर कर दिया जाए लोगों पे, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, जो कि बहुत और जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वो भी बहुत पीसफुल मीन से, तो उनके ऊपर एक अटैक होने लगता है। और अटैक की वजह से, ठीक है, यहाँ पे एक वेल था, कुआं, जहाँ पे बहुत सारे लोग कूद के अपनी जान बचाना चाहते हैं, बुलेट से डर के, बुलेट से उससे कूदने का प्रयास करते हैं, और बहुत लोग अपनी जान मतलब बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुएं में कूदने से भी बहुत लोगों की मौत होती है, ठीक है। तो आज भी जलियांवाला बाग में दीवारों पे बहुत सारे बुलेट के निशान मिलते हैं, ठीक है। और इस जलियांवाला बाग मैसेकर में 1000 प्लस लोगों की जान जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अंग्रेजों का या जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो एक्चुअल चरित्र है या जो उनका एक्चुअल मोटो है वो लोगों के सामने आने लगता है। लोगों को अब फील होता है कि भाई ये हमारे जो वेलफेयर हैं या इनसे हम डिमांड जो कर रहे थे या एक अपेक्षा रख रहे थे कि हमारे लिए गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार बनाएंगे या हम इनके साथ रह के काम करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर जो गांधी जी का मानना होता है, गांधी जी का ये मानना होता है कि अब हम कुछ बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, इन चीज़ों के अगेंस्ट करेंगे, और मास प्रोटेस्ट होगा वो, ठीक है। तो गांधी जी को ये मानना होता है। इसी समय गांधी जी, एक फिलॉसफी और होती है गांधी जी की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। उनका ये मानना था कि जब देश के सारे लोग इकट्ठा होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और जब मिलके वो ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, तो जो हमारा मेथड है, या हम लोग पूरी तरह से एक होके लड़ेंगे, तो हम लोग बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स को इस देश से हटा देंगे, ठीक है। तो एक इशू चल रहा होता है खिलाफत, खिलाफत। अब देखो खिलाफत इशू है क्या। खिलाफत इशू ये है बेटा कि ओटोमैन एम्पायर, ओटोमैन एम्पायर जो है, आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को गिल्टी ऑफ वॉर घोषित किया जाता है, और उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किसके साथ होता है, ये जर्मनी के साथ होता है। उसी तरह ओटोमैन एम्पायर के साथ भी एक हार्स ट्रीटी, मतलब जिसमें कि उसके जो सुल्तान है उनकी पावर को कम करना, वहां पे डेमोक्रेसी को इम्पोज करना, बाकी चीजें की जाती हैं। तो ओटोमैन एम्पायर बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ का जो हेड होता है उसे हम लोग कहते हैं खलीफा, इसे कहते हैं हम लोग खलीफा। और जो खलीफा है वो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड हैं, ठीक है। तो जब इनकी पावर को मिनिमाइज करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है। जब मैं वर्ल्ड वॉर 1 का भी बहुत ही जल्दी एक लेक्चर लेके आऊंगा जो कि क्लास 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके हिस्ट्री को समझने में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री उसको समझने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या चीज़ें थी, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि खिलाफत मूवमेंट इंडिया में क्यों स्टार्ट होता है। ओटोमैन एम्पायर जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 के बाद एक उनके साथ ट्रीटी की जाती है, और ये जो ट्रीटी है वो हार्श ट्रीटी है, मीन्स कि यहाँ जो सुल्तान है उनकी सारी पावर को ले लिया जाएगा। जो यहाँ के सुल्तान है उन्हें हम लोग कहते हैं खलीफा। खलीफा इज द मुस्लिम स्पिरिचुअल हेड ऑफ, ये मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो दुनिया भर के मुस्लिम्स हैं उनकी एक रिलीजनल मान्यता इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं कि ऐसा ना हो, इनकी पावर को कहीं से मिनिमाइज ना किया जाए। और इंडिया में भी बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। इंडिया में खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है बॉम्बे में, ठीक है। और ये दो भाई होते हैं शौकत अली दो भाइयों द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और ये कमेटी फॉर्म की जाती है बॉम्बे में, मुंबई तो अभी कहते हैं, उस समय इसे कहते थे बॉम्बे, ठीक है। अब देखो शौकत अली और मोहम्मद अली,
ये जो है इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से। गांधी जी एश्योर्ड करते हैं कि खिलाफत के इशूज में, जो खिलाफत इशू है इसमें ये मुस्लिम्स के साथ हैं, और गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। गांधी जी का ये मानना होता है कि अगर हम इस समय इस मौके पे अगर इनके साथ रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है देश में उसको हम लोग प्रमोट करने में काफ़ी, या उस चीज़ को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। तो खिलाफत इशूज में गांधी जी सपोर्ट करते हैं। और सितंबर 1920 को सितंबर 1920 को एक मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेशन होता है। उस सेशन में गांधी जी जो कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं उनको कन्विंस करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और खिलाफत इशूज में। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको यहाँ पे शुरू किया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1920। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है, नॉन कॉपरेशन आप समझते ही होंगे, नॉन कॉपरेशन असहयोग, अगर हिंदी में बोले तो असहयोग। तो जो अब ब्रिटिशर्स हैं वो जो भी करेंगे हम उनमें उनका सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, उनके लॉस को नहीं फॉलो करेंगे, उनकी चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग हर तरह से उनका असहयोग करेंगे। ठीक है, तो दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है टू अटेन द स्वराज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसका जो मेन गोल है वो है टू अटेन स्वराज। स्वराज मीन्स कि अपना खुद का राज। ठीक है, टू अटेन स्वराज मतलब कि खुद का राज, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगर करें तो दैट इज स्वराज। ठीक है, अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है कि एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसका अलग अलग जो वर्ग है, वर्ग अलग अलग, जैसे मिडिल क्लास है, उसके बाद पीजेंट्स हैं, पीजेंट मतलब किसान, और भी जो अलग अलग कम्युनिटी है जो प्लांटेशन वर्कर हैं, ठीक है, इन पे और बाकी लोगों पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ये चीजें आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मिडिल क्लास है, जो देश की आबादी का मैक्सिमम पार्ट है जो अपने इंडिया में आज भी है वो मिडिल क्लास है। आपको पता होगा 65 to 70% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से 60 के आसपास लोग जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसके बाद पुअर होते हैं इनके बाद, और सबसे जो कम संख्या है वो रिच पर्सन की है। ठीक है, तो उस समय जो मिडिल क्लास था वो करीब 60-70% मिडिल क्लास बिलोंग करता था। ठीक है, अब मिडिल क्लास का क्या अप्रोच है ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ये पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास जो लोग थे उनका क्या था। तो देखिए, यहाँ पे मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लॉयर, तो स्टूडेंट ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश उस समय गवर्नमेंट स्कूल क्या थे, जो ब्रिटिश के अधीन थे, तो जो ब्रिटिश के अधीन स्कूल है उनका बॉयकॉट कर दिया, बोला कि भाई स्कूल हम नहीं जाएंगे। जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उन्होंने कॉलेज को बॉयकॉट कर दिया, लॉयर ने अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपने जॉब्स को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो काउंसिल इलेक्शन होता है, काउंसिल मीन्स कि उस समय का जो पार्लियामेंट था, जो उसके इलेक्शन थे, उसको भी बॉयकॉट कर दिया, बोला कि भाई इसमें हम लोग ना पार्टिसिपेट करेंगे ना इसमें वोटिंग वगैरह होगा। तो काउंसिल इलेक्शन वाज बॉयकॉटेड। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना आप लोग, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, भाई देखो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ क्यों आए थे, ब्रिटिशर्स का जो हमारे यहाँ आना हुआ था वो हुआ था ट्रेड की वजह से। ठीक है, और ट्रेड में भी ये लोग कॉटन का ट्रेड करते थे, और कॉटन का ट्रेड करके वहां पे सस्ते दामों में कॉटन ले जाते थे। ठीक है, मान लो 1 रुपए में अगर कॉटन ले गए तो वहां पे एक उन्होंने गुड बनाया, मतलब शर्ट टी शर्ट जो भी है वहां पे
उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर यहाँ पे इंडिया में वापस भेजा, इसको 10 रुपए में भेजा, ठीक है। तो प्रोडक्शन बेसिकली वहां आया, पैसा वहां सारा चला गया, और यहाँ पे सस्ता जो सामान है वो 10 रुपए में मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं। तो जो सारी एक्टिविटीज होती थी वो अंग्रेजों के पक्ष में होती थी, ठीक है। जो ट्रेड का जो मेन फायदा होता था वो अंग्रेजों को मिलता था, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से ये जो क्लोथ्स हैं, जो ब्रिटिशर्स क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, या जो ट्रेड है, अगर इनके ट्रेड को तोड़ते हैं तो हम लोग एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी तोड़ेंगे। जैसे आज क्या होता है, हम लोग चाइना को बॉयकॉट करते हैं, चाइनीज गुड को आज बॉयकॉट करने का एक मुहिम चलता है। तो उससे क्या होगा, जब चाइनीज आइटम नहीं बिकेगा, चाइनीज चीजें हम लोग नहीं लेंगे, तो चाइना की इकोनॉमी को हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसी तरह जब अगर हम लोग फॉरेन क्लोथ्स को नहीं लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन क्लोथ्स को ना लेके यहाँ की अपनी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट था, टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स, तो जो मिडिल क्लास आदमी था उसने फॉरेन क्लोथ्स को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अब भाई बॉयकॉट तो कर दोगे, क्लोथ बॉयकॉट करोगे तो कुछ तो चाहिए होगा यार पहनने के लिए, कुछ अल्टरनेटिव होगा ना। अब आज बोला जाए कि भैया जो पहनते हो उसे बॉयकॉट कर दो, ठीक है, टी शर्ट मत पहनो, जीन्स मत पहनो, कुछ तो पहनोगे। तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट, और या एक कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज उस समय आया था, वो था खादी, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। जो मैंने लास्ट में बोला था कि गांधी जी का पूरा नाम आप कमेंट करके बताओ, अभी तक तो कोई कमेंट नहीं है, बट मैं ये चाहूंगा कि आने वाले वीडियोस में या लेक्चर में आप लोग अपना पूरा कमेंट करके हमें बताते रहो, ठीक है। तो खादी बिकम द सिंबल एंड अल्टरनेटिव फॉर फॉरेन क्लोथ। खादी जो है सिंबल बन गया एंड अल्टरनेटिव फॉर फॉरेन क्लोथ, ठीक है। उसके बाद तो ये 4-5 पॉइंट था जो मिडिल क्लास से रिलेटेड था। अब आइए हम लोग पीजेंट्स के बारे में बात कर लें। नोट कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा वो ना करें। पीजेंट्स पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट जो है वो बेसिकली इस मूवमेंट में ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे। वो जो लैंडलॉर्ड हैं, किसान जानते ही आप अपने यहाँ सीमांत किसान है या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसान हैं, ठीक है। तो वो जो जिस लैंडलॉर्ड के अंदर में या जमींदार के अंदर में काम करते थे, वो बेसिकली कुछ जगह जमींदार, कुछ जगह तालुकदार, ये वर्ड यूज होता है तालुकदार, आपके बुक्स में होगा। तो अपने तालुकदार, अपने जमींदार, इनके विरोध में ज्यादा आ गए। उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटीज है, हम यहाँ पे इनके अगेंस्ट में करेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस मूवमेंट दे वर अगेंस्ट देयर तालुकदार, पीजेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार या जमींदार, या इसको अगर कहेंगे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। उनका ये मानना था, या जो उनकी डिमांड थी, वो बेसिकली थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू जमींदार को पे करना होता है उसमें रिडक्शन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड जो है उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कुछ लैंड बेचारे ये छोटे जो सीमांत किसान हैं उनको और दिया जाए, और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड जो इन किसानों को दबाते थे उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ नियम बनाए जाए या उनका भी बॉयकॉट हो जाए। फिर अगर मैं ट्राइबल पीपल्स की बात करूं, ट्राइबल पीपल आप जानते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों से जो रिसोर्सेस मिलता है, जैसे जंगलों में क्या रिसोर्स मिलता है, जैसे वहाँ लकड़ियाँ मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें, उन पे जो निर्भर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्राइबल पीपल की। तो जो ट्राइबल पीपल हैं, एक लॉ बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। इसमें क्या था कि ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये लोग अपने जानवरों को वहाँ गेज नहीं करा सकते, मीन्स कि जो चारा वगैरह होता है ना, वो उनके जानवर नहीं ले सकते हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उसको ये लोग यूज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज। तो जो ये थे ट्राइबल पीपल, इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई ये भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इनके साथ
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मजबूत बनाए। इसके बाद फिर प्लांटेशन वर्कर, तो प्लांटेशन वर्कर के लिए इन, ठीक है, इन लैंड इमिग्रेंट एक्ट ऑफ 1859, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर के लिए इन लैंड इमिग्रेंट एक्ट ऑफ 1859, ये एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर होते हैं, जैसे जो चाय और कॉफ़ी के बागान में काम करते हैं, अब वो उसी एरिया में रहेंगे, वो वहाँ से जा नहीं सकते हैं, उनको ऐसा बाउंड कर दिया गया था। और ये बाउंड कैसे किया गया था? इन लैंड इमिग्रेंट एक्ट ऑफ 1859, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे बोर्ड के परीक्षाओं में या एग्जाम्स में। तो इन लैंड इमिग्रेंट एक्ट 1859 में इनको जो है इस चीज़ से रोका जा रहा था कि ये प्लांटेशन का जो एरिया है उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने भी अपने उस एरिया को वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये जाना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग जगह पे किस किस, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। तो हम लोगों ने ये जाना था कि इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट जो कि लोग प्लांटेशन वर्कर को उस एरिया को छोड़ने नहीं दे रहा था, उसके लिए प्लांटेशन वर्कर ने अपना मतलब इस एक्ट का विरोध करते हुए या इस एक्ट से बाहर आके और अपना जो प्लांटेशन फील्ड था उसको छोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, एनसीएम को सपोर्ट किया। फिर एक इंसिडेंस होता है फरवरी 1922 में, ठीक है, फरवरी 1922 में एक इंसिडेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंस। इस चौरी चौरा इंसिडेंस में विलेज जो वहाँ के लोग थे, चौरी चौरा जो है वो जगह है और ये सिचुएटेड है गोरखपुर, जो अपने उत्तर प्रदेश में ही है, गोरखपुर के पास है, ठीक है, इज नियर गोरखपुर, गोरखपुर में ही एक जगह है चौरी चौरा। तो बेसिकली यहाँ पे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच कुछ पुलिस वालों में और कुछ लोगों में, लोकल लोगों में झड़प होती है। वो क्या करते हैं, 22-23 पुलिस वालों को उनके ही थाने में बंद करके और आग लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है सारे पुलिसमैन की। ये बात जब गांधी जी तक पहुंचती है तो गांधी जी को ऐसा फील होता है कि अभी हम लोग पूरी तरह से अपने इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं हैं या किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो फरवरी 1922 में बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंस वो अपना विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और यहीं पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एक इंसिडेंस होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आई थिंक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। ये स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी हैं या फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चितरंजन दास, ठीक है। तो चितरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ये मिलके फॉर्म करते हैं स्वराज पार्टी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये बोलते हैं कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग जाएंगे, मतलब जो वहाँ का पार्लियामेंट है, और वहाँ पे जाके लोगों की मतलब जो इंडियंस की प्रॉब्लम है वहाँ पे बताया जाएगा। पॉलिटिकली हम लोग अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स पे, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल अटैक है वो इंडिया में पॉसिबल होता है स्वराज पार्टी के थ्रू, जिसको फॉर्म करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, आपसे जो पूछा जाता है कि व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए 1923। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। And the motto of Swaraj Party is to enter into politics and protest against the Britisher in the legislative assembly, ठीक है। पॉलिटिक्स में एंटर करना और ब्रिटिशर्स का उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटेस्ट करना, दैट वाज द मोटो ऑफ दिस स्वराज पार्टी, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नया टॉपिक रहेगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और साइमन कमीशन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। देखिए, हमारा जो ऑनलाइन बैच है एक्सीलेंस पॉइंट का वो स्टार्ट हो चुका है, आप चाहें तो अभी एनरोल हो सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी
बहुत ही जल्द जैसे ही ये कोविड सिचुएशन नॉर्मल होता है